इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में 7, पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में सह पहर के 4 बजा चाहते हैं। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। 12 जून के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ जंग के मामले पर एक बेहतरीन मुआहिदा तय पा गया है और अब इसकी दस्तावेजात को हतमी शक्ल देने का मरहला शुरू है। उनका कहना है कि मुआहिदे की सूरत में अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस इस तकरीब में शरीक होंगे जो मुमकिन तौर पर यूरोप में मुनक्कद होगी। दूसरी जानब ईरान का मौक़िफ़ है कि जब तक तमाम नुकात पर मुकम्मल इत्तफाक नहीं हो जाता दस्तखत की बातें क़ब्ल वक्त हैं। In the field of diplomacy, the same principle applies. The pillars of the system, wherever necessary, make use of diplomacy and, wherever required, 12 वार हेड्स की तैनाती। इंडिया की जौहरी सलाहियतों में इजाफे से मुतल्लिक सिपरी की ताज़ा रिपोर्ट ने खित्ते में तशवीश की नई लहर पैदा कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपने जौहरी प्रोग्राम को मजीद वुसअत दे रहा है और नए डिलीवरी सिस्टम्स पर काम जारी है, जिस पर पाकिस्तान की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। We have seen the SIPRI report and their assessment regarding developments and deployments of nuclear capabilities of India, including the reported deployment of nuclear warheads. Pakistan is not surprised by these developments. पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला रावलाकोट में 8 से 10 हज़ार मुजाहिरीन को मुंतशिर करने का हुकूमती दावा सामने आया है, जबकि कालादम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपने लॉन्ग मार्च को जारी रखने का ऐलान किया है। एक अज़म के साथ, एक हौसले के साथ आगे बढ़ेंगे। कोई भी हमने से वापस नहीं जाएगा, कोई भी। मुज़फ़्फ़राबाद हर सूरत मुज़फ़्फ़राबाद जाएंगे, इंशाअल्लाह मुज़फ़्फ़राबाद जाएंगे। शुमाली आयरलैंड के शहर बेलफास्ट में कशीदगी जारी है, जहां सड़कों पर तशद्दुद, पुलिस पर पथराव और बोतलों की बारिश के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। इंतज़ामिया सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ, मगर हालात मुकम्मल तौर पर मामूल पर नहीं आ सके। शुमाली आयरलैंड में मुसलसल दूसरी रात भी हंगामे देखने को मिले। यह बेलफास्ट के शुमाल में वाक़ इलाका ग्लेन गोर्मली है। एंटी राइट पुलिस कई घंटों तक इस हजूम को पीछे धकेलने की कोशिश करती रही, जो पनाहगज़ीनों के एक होटल की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। बरतानिया में क्यू गोइंग के नाम से मारूफ जराइम के खिलाफ सख्त कानून साजी की तैयारी जारी है। हुकाम के मुताबिक मुजरिम कमजोर अफराद के घरों पर कब्जा करके उन्हें मनशियात फरोशी और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसे अब बाकायदा जुर्म करार देने पर गौर किया जा रहा है। लंदन में मेट्रोपॉलिटन पुलिस एक ऑपरेशन के दौरान इस इस्तेहसाल के पीछे मुश्तबा अफराद को तलाश कर रही है। कुछ घंटे में मुनशियात और असलहा मिलने के बाद कई अफराद गिरफ्तार हो गए हैं। भारत के शहर अहमदाबाद में पेश आने वाले फिजाई हादसे की एक नई वीडियो मंजर आम पर आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। वीडियो बनाने वाले नौजवान के हवाले से भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि हादसे के बाद उस पर क्या गुजरी। आर्यन वही नौजवान हैं जिन्होंने गुज़श्ता बरस 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की एक फ़्लाइट के 30 सेकंड्स में गिरकर तबाह होने की वायरल वीडियो बनाई थी। लापता बेटी, गुमनाम काल और 3 मुलजिमान की गिरफ्तारी। पाकिस्तान के ज़िला झंग में पुरअसरार हालात में हलाक होने वाली 17 साला इशाल फातिमा के साथ क्या हुआ। गुज़श्ता चंद दिनों से इशाल फातिमा का नाम, तस्वीर और पुरअसरार हालात में उनकी मौत का किस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इस केस की प्रोग्रेस के बारे में अभी तक हम क्या जानते हैं, आपको बताते हैं। इंडिया में एक खातून को डेट पर सिर्फ 370 रुपए की बिरयानी खिलाने का वाकया सोशल मीडिया और अवामी बहस का मौजू बन गया है। ये मामूली सा लगने वाला वाकया मुआशरती रवैयों और ताल्लुकात के बदलते मयार पर नई बहस छेड़ गया है। जो बात हल्की फुल्की मजाक लग सकती थी वो अब एक बड़ी बहस बन चुकी है। कई खवातीन और बल्कि मर्दों ने भी सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ आवाज उठाई। फुटबॉल वर्ल्ड कप के आगाज से कबल अमेरिका में शायकीन का जोशो खरोश उरूज पर। ताहम सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अमेरिका वाकई मेजबानी के बड़े चैलेंज के लिए तैयार है और क्या टूर्नामेंट आगाज से ही तनाज़ात की जद में आ चुका है।
یہ ورلڈ کپ 2026 پر ڈیبیو سے پہلے کی تیاری ہے، صرف برازیل جیسی قومی ٹیمز کے لیے نہیں بلکہ امریکہ کے لیے بھی۔ تمام نظریں اب کو ہوسٹ پر ہیں کہ وہ اپنی زمین پر دنیا کے سب سے بڑے کھیلوں کے مقابلے کا پریشر کیسے ہینڈل کریں گے۔ وسعت اللہ خان کا کالم بات سے بات بھی آج کے سیربین میں شامل ہے، جس میں پاکستان میں آج پیش ہونے والے بجٹ کے سماجی اور سیاسی پہلوؤں پر تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید خبریں بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایران کے ساتھ جنگ کے معاملے پر ایک بہترین معاہدہ طے کر لیا ہے اور وہ اب دستاویزات کو حتمی شکل دینے کے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اوول آفس میں بات کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں دستاویزات کو حتمی شکل دینے کا مرحلہ اگلے چند دنوں میں مکمل ہو جانا چاہیے۔ ہم شاید یورپ میں اس پر دستخط کریں گے اور یہ ایک اچھی پیش رفت ہوگی۔ خیال رہے اس سے قبل ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ مذاکرات اور ممکنہ معاہدے کی ایران کی اعلیٰ ترین قیادت سے منظوری کے بعد وہ ایران کے خلاف آج کے طے شدہ حملے اور بمباری منسوخ کر رہے ہیں۔ اوول آفس میں بات کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ ان کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک ایسا معاہدہ ہونے جا رہا ہے جس کے تحت ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ معاہدے پر جلد ہی دستخط ہوں گے اور دستاویزات تقریباً حتمی شکل میں ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف بھی کی اور کہا کہ وہ اسرائیل، قطر، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، بحرین، کویت اور دیگر ممالک کے رہنماؤں سے بات کر چکے ہیں اور اب ترکی کے صدر اردوغان سے بھی بات کریں گے۔ سب بہت خوش ہیں اور مشرق وسطیٰ بھی بہت خوش ہے۔ اوول آفس میں ایک صحافی نے ٹرمپ سے پوچھا کہ وہ اس بات کے بارے میں کتنے پر اعتماد ہیں کہ اس ہفتے کے آخر تک ایران کے ساتھ معاہدہ طے پا جائے گا۔ ٹرمپ نے جواب دیا، یہ جلد ہی ہوگا، شاید اسی ہفتے کے آخر میں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آیا ایران کے رہبر اعلیٰ نے اس معاہدے سے اتفاق کر لیا ہے تو ٹرمپ نے کہا، میری معلومات کے مطابق جواب ہاں میں ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جیسے ہی معاہدے پر سائن ہوں گے آبنائے ہرمز پر امریکی بحری ناکہ بندی فوری طور پر اٹھا لی جائے گی۔ اس موقع پر ایک صحافی نے ذکر کیا کہ ٹرمپ ماضی میں بھی کہہ چکے ہیں کہ امریکہ اور ایران کسی معاہدے کے قریب ہیں، تو اس بار کیا بات مختلف ہے؟ ٹرمپ نے جواب دیا، کیونکہ انہوں نے سخت نقصان اٹھایا ہے، انہوں نے ایسا نقصان اٹھایا ہے جو بہت کم لوگ ہی برداشت کر سکتے ہیں اور وہ میرے مقابلے میں معاہدہ کرنے کے کہیں زیادہ خواہش مند ہے۔ ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ جو چیز بدلی ہے وہ معاہدے کے لیے ایران کا جوش اور جذبہ ہے۔ You have come close to sealing a deal, but at the last minute it has fallen apart. And it'll be soon, maybe this weekend. And has the Supreme Leader approved this deal, sir? I understand the answer is yes. And when this deal is signed, is the United States going to immediately lift the blockade? Yes, that's true. That's part of the deal. And just and you'll have oil prices dropping like a rock. And sir, have you actually secured an agreement on the discussions about the nuclear material and the nuclear negotiations? Yes, conceptually on that, and nobody's getting close to it because it's buried under a mountain, basically. There's B-2 bombers that did it. But has Iran committed to not pursuing a nuclear weapon, or will there be more negotiations on that down the line? They will not have a nuclear weapon. They've agreed to that. There will be no, which is the whole reason, which is a big part of the reason. Is that going to be in your agreement, sir? They will not only not have, they will not purchase, develop in any way, any shape, in any way, shape, or form a nuclear weapon. They will not have a nuclear weapon. Mr. President, just to follow up on that, you have said before that Iran and the United States were close to a deal. It has not happened yet. Why are you so convinced that this time is different? Because they've taken a pounding. They've taken a pounding like very few people could take. And they want to make the deal a lot more than I do. And we could have had it done the other way, I guess, but it would have taken longer. They got hit very hard recently, as you know. And I don't like to have to do things that way, but I felt it was necessary. It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country and other country.
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के साथ इब्तिदाई मुआहदे पर दस्तखत मुमकिन तौर पर इस हफ्ते के इख्तिताम पर यूरोप में होंगे, ताहम वो इस तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। BBC फारसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनकी जानिब से अमेरिकी नायब सदर JD वैंस इस तकरीब में शिरकत करेंगे। याद रहे कि इससे कबल पाकिस्तान में ईरान के साथ होने वाले मुज़ाकरात में भी अमेरिकी वफ्द की क़यादत JD वैंस ने की थी। दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि कतर और पाकिस्तान की बतौर सालिस कोशिशों के बावजूद अमेरिका के इक़दामात की वजह से मुज़ाकराती अमल मुतासिर हुआ है। इस्माइल बकाई ने जोर देकर कहा कि मुआहदे के मतन के बेशतर हिस्से पर पहले ही इत्तफाक हो चुका है, ताहम अमेरिका के मुतज़ाद मौक़िफ़ ने मुआहदे तक पहुंचने के अमल में अदम इस्तेकाम और रुकावटें पैदा की हैं। BBC फारसी के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने एक इंटरव्यू में मुआहदे के वक्त और मुकाम से मुतल्लिक़ दावों को महज मीडिया की क़यास आराइयाँ करार दिया है। उनका कहना है कि जब तक मुतल्लिक़ा हुकाम मुआहदे के मतन के हर एक जुज़ पर हतमी नतीजे तक नहीं पहुँचते, तब तक इस पर दस्तखत के वक्त और मुकाम के बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। इस्माइल बकाई का मज़ीद कहना था कि मुआहदे का मतन हमारे लिए पहले ही वाज़ेह है, मगर अमरीकी फ़रीक हर बार गैर माकूल मुतालबात सामने लाता रहा। उन्होंने एक बार फिर जोर दिया कि ईरान दबाव और धमकियों के बावजूद अपने असूली मौक़िफ़ और रेड लाइन से पीछे नहीं हटेगा। इसी दौरान मिस्र ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के खिलाफ तयशुदा हमले मनसूख करने के ऐलान को सराहते हुए ईरान और अमरीका पर जोर दिया है कि वो एक मुआहदे तक पहुंचने और जंग के खात्मे के लिए इस मौके से फ़ायदा उठाएं। स्वीडन में कायम थिंक टैंक सिप्री की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के दौरान जनूबी एशिया में जौहरी हथियारों की दौड़ जारी रही, जहां इंडिया ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में तोसी और नए डिलीवरी सिस्टम्स पर काम जारी रखा, जबकि पाकिस्तान ने भी अपने जौहरी डिलीवरी सिस्टम्स की बेहतरी पर तवज्जो मरकूज रखी। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के पास मजमूई तौर पर तकरीबन 190 जौहरी हथियार मौजूद हैं, जिनमें से 12 को मुबैना तौर पर अमन के दौर में तैनात किया गया है, जबकि गुज़िश्ता साल ये तादाद 180 थी। सिप्री के मुताबिक इंडिया की तवज्जो तवील फासले तक मार करने वाले निज़ामों पर है, जो चीन तक अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हों। ताहम पाकिस्तान के साथ इलाकाई कशीदगी भी इस हिकमत अमली का अहम उनसर है। पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 के दौरान इसके जौहरी हथियारों की तादाद तकरीबन 170 पर बरकरार रही और कोई नया वॉर हेड तैनात नहीं किया गया। ताहम ताबकारी मवाद और डिलीवरी सिस्टम्स की तैयारी का अमल जारी है। रिपोर्ट में मई 2025 की मुख्तसर झड़पों का भी जिक्र किया गया है, जिसके दौरान दोनों ममालिक ने एक दूसरे की अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया, ताहम सूरत हाल बड़े बहरान में तब्दील होने से बच गई। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने रिपोर्ट पर रद्द अमल देते हुए कहा कि अगरचे वो सिप्री के तमाम नताइज की तौसीक नहीं करती, ताहम इंडिया की जौहरी सलाहियतों में इजाफे और मुमकिना तैनाती के खदशात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद के मुताबिक खित्ते में असला साजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी में तोसी जनूबी एशिया से बाहर तक असरात रखती है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक इंडिया की जौहरी हिकमत अमली में समंदर में तैनात आबदोजों और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों पर बढ़ता हुआ इनासार नुमाया है, जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि इसका प्रोग्राम बुनियादी तौर पर दिफाई नौयत का है और इंडिया की मुमकिना जारियत को रोकने के लिए है। सिप्री रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर भी जौहरी जदीद कारी का रुझान बढ़ रहा है और अमेरिका, चीन, रूस समेत कई ममालिक अपने हथियारों के निज़ाम को अपग्रेड कर रहे हैं, जिससे एक नई आलमी असला दौड़ के खदशात भी बढ़ गए हैं। Yes, you are quoting from the report of SIPRI, Stockholm International Peace and Research Institute. We have seen the SIPRI report and their assessment regarding developments and deployments of nuclear capabilities of India, including the reported deployment of nuclear warheads. While we do not wish to endorse or lend credence to SIPRI's methodology, its findings nevertheless are not surprising. Pakistan is not surprised by these developments. These findings of SIPRI broadly corroborate concerns that Pakistan has consistently been raising regarding India's continued vertical proliferation. We also believe that open source estimates such as SIPRI may not fully reflect the actual scale of India's nuclear arsenal, which may actually be higher than the existing estimates.
पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला पौंच में कमिश्नर सरदार वहीद खान ने दावा किया है कि कालादम करार दी गई जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लॉन्ग मार्च को रावलाकोट के मुख्तलिफ मुकामात से मुंतशिर कर दिया गया है, जबकि दर्जनों अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। हुकाम के मुताबिक बुध और जुमेरात की दरमियानी शब दरीक ईदगाह और बस टर्मिनल के अतराफ सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 8 से 10 हज़ार मुजाहिरीन को मुंतशिर किया, जबकि बाज़ मुकामात पर शेलिंग और हवाई फायरिंग भी की गई। इंतजामिया का कहना है कि अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल में रखने के लिए इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। दूसरी जानिब एक्शन कमेटी के रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि उनका एहतजाज मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत जारी है और लॉन्ग मार्च उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक क़यादत की जानिब से बाज़ाबिता ऐलान नहीं किया जाता। के मुतरादिफ हो। तमाम जो चीज़ें हमारी डिमांड है वो आइन और कानून के अंदर रहते हुए हैं। वो सेहत है, वो तालीम है, वो हमारे यहाँ पे हाइडल प्रोजेक्ट्स है, उनके एग्रीमेंट साइन करने की बात कर रहे हैं कि हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया 2019 में। वो फैसला ये कहता है, जो कानून बन गया है कि रियासत के अंदर जितने भी हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं उनके एग्रीमेंट रियासती हुकूमत के साथ किए जाएँ, ताकि पता लगे कि कश्मीरियों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान को रोशन करने के लिए, उसके सिले में कश्मीरियों को क्या मिला। ये वो बुनियादी हमारा हक़ मलकियत की हुक्मरानी है। इसी तरीके से एक अज़म के साथ, एक हौसले के साथ आगे बढ़ेंगे। कोई भी अमन से वापस नहीं जाएगा, कोई भी। मुजफ्फराबाद हर सूरत मुजफ्फराबाद जाएंगे, इंशाअल्लाह मुजफ्फराबाद जाएंगे। 10 दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं, आसार तोड़ते तोड़ते आगे बढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने असम्बली में वाज़ेह किया कि कश्मीरी मुहाजिरीन को वोट के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। उन्होंने जोर दिया कि इन मुहाजिरीन ने पाकिस्तान के साथ खड़े होने की बड़ी कीमत चुकाई है और इनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि मुहाजिरीन की नशिस्तों का हतमी फैसला आज़ाद कश्मीर की नई कानून साज असम्बली को करना चाहिए। पार्लियामेंट जो उनकी जो असेंबली बनती है उसमें लेके जाएं, वोटर के पास लेके जाएं, इलेक्शन से पहले लेके जाएं कि हमारा ये इशू है। लेकिन हाउ कैन यू एक्सक्लूड देम फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। डेमोक्रेटिक एक जमहूरी अमल जो है आप उससे किस तरह एक्सक्लूड कर सकते हैं। ये मामला जो है गुफ्तगू शुनीद के साथ और कश्मीर इशू को सामने रख के कि उसको नुकसान ना पहुंचे। पाकिस्तान ने जानें दी हुई हैं कश्मीर के लिए। आज भी लाखों में हमारी फौज है जो पहाड़ों की चोटियों में बैठ के जो है कश्मीरियों की जो है कश्मीर के खुद इरादियत की जो है वो हिफाजत कर रही है। आज भी उसमें कश्मीरी नहीं है, वो इधर का कश्मीरी या उधर का कश्मीरी नहीं है, उसमें पाकिस्तानी है, उसमें पंजाबी है, बलोची है, पश्तून है, सिंधी है। पूरा पाकिस्तान जो है आज़ाद कश्मीर, जो आज़ाद लफ्ज़ जो है साथ इस्तेमाल हुआ है, उस आज़ाद लफ्ज़ का जो तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है वो पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान कर रहा है। उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। याद रहे कि यह एहतजाज 9 जून से शुरू हुआ था और मीरपुर और दीगर इलाकों से होता हुआ रावलाकोट तक पहुंचा, जहां मुजाहिरीन को मुजफ्फराबाद की जानिब पेशकदमी से रोक दिया गया था। इस दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर पुरतशद्दद झड़पों में सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों समेत 15 अफराद की हलाकतों की भी इतलात सामने आई हैं, जिनकी सरकारी और गैर सरकारी सतह पर मुतज़ाद तस्दीक की जा रही है। उधर हुकूमत ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को बगावत के इल्ज़ाम में कालादम करार देते हुए उसकी क़यादत के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और मुतअद्दिद रहनुमाओं की गिरफ्तारी या इतला देने पर इनामात का भी ऐलान किया गया है। इसी सिलसिले में बाज़ कारोबारी मराकज़ जिनमें अनायत बेकर्स, शाहीन बेकर्स, सिटी बेकर्स और फ्रेस्को बेकर्स शामिल हैं को मुबैना तौर पर तंजीम को फंड देने के इल्ज़ाम में सील कर दिया गया है। कश्मीर की पुलिस ने कालादम करार दी गई जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सरकर्दा रहनुमा शौकत नवाज मीर के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश भी शुरू कर दी है, जबकि उनकी गिरफ्तारी में मदद देने वालों के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान भी किया गया है। मुजफ्फराबाद पुलिस के मुताबिक थाना सिटी ने अदालत से सर्च वारंट हासिल करने की दरखास्त दे दी है और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में छापामार टीमें तश्कील दे दी गई हैं। पुलिस का कहना है कि शौकत नवाज मीर इस वक्त रूपोश हैं।
उधर हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कालादम करार दी गई एक्शन कमेटी के 4 रहनुमाओं, जिनमें शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, सरदार अमान और ख्वाजा मेहरान अरशद शामिल हैं, के बारे में इतला देने या गिरफ्तारी में मदद देने वालों के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर किया गया है। पुलिस के मुताबिक तंजीम के खिलाफ दर्ज पुराने मुकदमात को भी दोबारा फहाल किया जा रहा है, जो गुज़िश्ता बरस हुकूमती मुआहदे के बाद आर्जी तौर पर वापस ले लिए गए थे। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब हुकूमत और एक्शन कमेटी के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है। हुकूमती हुकाम का मौक़िफ़ है कि बाज़ रहनुमा बगावत और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, जबकि एक्शन कमेटी इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करती है। अवामी एक्शन कमेटी गुज़िश्ता चंद बरसों से महंगाई, बिजली के बिलों और आटे की कीमतों के खिलाफ एहतजाजी तहरीक के तौर पर सामने आई थी, जो बाद 12 मुहाजिर नशिस्तों के खात्मे और निज़ामी इस्लाहात के मुतालबे तक फैल गई। मुकामी इंतजामिया के मुताबिक सूरत हाल कशीदा मगर काबू में है, ताहम इलाके में कारोबार, ट्रांसपोर्ट और मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, जबकि मुजफ्फराबाद और दीगर अजला में जुज़वी शटर डाउन जारी है। शुमाली आयरलैंड के शहर बेलफास्ट में पीर के रोज चाकू के एक हमले के बाद मुसलसल दूसरी रात भी पुरतशद्दद हंगामे हुए, जिसमें 12 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। बेलफास्ट के शुमाल मगरिब में एक बड़े चौक पर मुजाहिरीन के एक ग्रुप ने पुलिस पर मुसलसल पथराव और बोतलें फेंकी और इस शदीद हमले के बाद एंटी राइट पुलिस को वाटर कैनन्स का इस्तेमाल भी करना पड़ा। कुछ मुजाहिरीन ने पनागुज़ीनों के एक होटल तक पहुंचने की कोशिश भी की। पुलिस का कहना है कि इस दौरान 16 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बारे में डैन जॉनसन की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं रफाकत अली। शुमाली आयरलैंड में मुसलसल दूसरी रात भी हंगामे देखने को मिले। यह बेलफास्ट के शुमाल में वाक़ा इलाका ग्लेन गोर्मली है। एंटी राइट पुलिस कई घंटों तक इस हजूम को पीछे धकेलने की कोशिश करती रही, जो पनागज़ीनों के एक होटल की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। इंटरनेट पर तारकीन वतन के ठिकानों की एक मुबैना हिट लिस्ट शेयर की गई थी और ये होटल भी इस लिस्ट में शामिल था। हमने हजूम को पुलिस पर ईंटें और पत्थर फेंकते देखा है। इधर दूसरी तरफ से बोतलें और पत्थर भी फेंके गए। इसी वजह से पुलिस हजूम को पीछे धकेलने के लिए आगे बढ़ रही है। इस वक्त पुलिस की इजाफी नफरी मौका पर पहुंच रही है। पुलिस इस हजूम को सड़क से पीछे धकेल कर वापस उनके इलाके में भेजने में कामयाब हो गई है। यही वो बात थी जिसका डर था और लोगों को जिससे बचने की ताकीद की गई थी। ये हंगामा एक मखसूस इलाके तक महदूद था और पिछली रात जैसा शदीद तो नहीं था, लेकिन फिर भी पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था। दिन भर यही डर लगा रहा कि ऐसा दोबारा होगा और मामला मजीद बढ़ सकता है। अब भी इसका खतरा मौजूद है, लेकिन आज रात सड़कों पर पुलिस वाले यकीनी तौर पर ज़्यादा तादाद में हैं, पहले से ज़्यादा तैयार नज़र आ रहे हैं और पैगाम साफ मिल रहा है कि अब इस किस्म की हंगामा आराई को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों को पुरअमन रहने की अपील एक बार फिर हमले का शिकार होने वाले शख्स के ख़ानदान की तरफ से आई। ख़ानदान ने एक बयान में कहा, हमने सोशल मीडिया पर बहुत सी झूठी अफवाहें फैलती हुई देखी, जिसकी वजह से हमें खुद सामने आकर ये बताना पड़ रहा है कि हमारे अजीज़ की हालत अब खतरे से बाहर है। जो कुछ शुमाली आयरलैंड में हुआ उसे देखकर हमें सख्त सदमा हुआ है। बहुत से तारकीन वतन ऐसे हैं जो हमारे वतन की बेहतरी के लिए बहुत अहम काम कर रहे हैं। ज़्यादातर सियासी रहनुमाओं ने इस तशद्दुद की सख्त मज़म्मत की है, जबकि कुछ ने इस बेचैनी की वजह बताने की कोशिश की है और पीर की शाम होने वाले इस दर्दनाक हमले का जिक्र किया है। मैं तशद्दुद करने वालों की तरफदारी नहीं करूंगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इमिग्रेशन के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना चाहते हैं। पीर की रात जो कुछ हुआ उसने लोगों को दहला कर रख दिया। वो एक इंतहाई वहशियाना हमला था और पुलिस के मुताबिक उसमें मुलव्विस शख्स को अब गिरफ्तार किया जा चुका है। ये हंगामा बहुत बड़े पैमाने पर तो नहीं था, लेकिन फिर भी चंद सौ मुजाहिरीन पुलिस के सामने खड़े होने और इमलाक को नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहे। अब फौरी सवाल ये है कि हमें मज़ीद कितनी तबाही देखनी पड़ेगी। और दूसरा बड़ा मसला उन मुजाहिरीन के वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो वो इमिग्रेशन, जराइम और अपने इलाकों पर उसके असरात के बारे में ज़ाहिर कर रहे हैं। सियासतदानों का कहना है कि वो इस मौजू पर बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन तशद्दुद और धमकियों के साए में नहीं।
बरतानिया में पुलिस को शुबा है कि हजारों नहीं तो कम से कम सैकड़ों घरों पर मुजरिमों ने कब्जा किया हुआ है। इन लोगों का निशाना अमूमन कमजोर अफराद होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी में ये मुजरिम मूव इन करके गैर कानूनी काम मसलन मनशियात फरोशी करते हैं। हुकूमत का अज़म है कि इस साल वो बरतानिया में इसको जुर्म करार देंगे। सीमा कोतीजा की रिपोर्ट पेश कर रही है खतीजा आरिफ। रज़ाइयत की कमी का शिकार अपने फुजले में लेटे हुए उनके घर पर मनशियात फरोशों ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने उनके पैसे चोरी कर लिए हैं और उनको चिप्स खाकर जिंदा रहने पर मजबूर किया। इसको ककूइंग कहते हैं, जब आपका घर मुजरिम गैर कानूनी काम के लिए इस्तेमाल करने लगे। ये मुल्क भर में हो रहा है। पुलिस चीफ को शक है कि हजारों नहीं तो सैकड़ों घर हर हफ्ते ककूई होते हैं। पुरतशद्दुद हमले के नतीजे में जेमी के दिमाग पर चोट लगी थी। उन्हें चलने और बोलने में दुश्वारी होती है। गैंग्स ने उनकी हालत का फायदा उठाया। उन्होंने उनके फ्लैट को ककू करके वहां से ड्रग्स बेचना शुरू कर दी और वो उन्हें रोक भी नहीं पाए। उन्होंने मेरे कपड़े लूट लिए। वो लोग पहले मेरे साथ बहुत अच्छे थे, फिर बस वो सब कुछ लेने लगे जो वो ले सकते थे। मैं लड़ नहीं सकता, तो जब आप अपना दिफा नहीं कर सकते, बेशक कोई परिंदा भी उड़ते हुए मुझसे टकरा जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लंदन में मेट्रोपॉलिटन पुलिस एक ऑपरेशन के दौरान इस इस्तेहसाल के पीछे मुश्तबा अफराद को तलाश कर रही है। कुछ घंटे में मुनशियात और असलहा मिलने के बाद कई अफराद गिरफ्तार हो गए हैं। ये कचरा है, हवा में एक बदबू है, फ्रिज और सिंक में कच्ची चिकन भरी पड़ी है। इस दरवाजे को देखें, ऐसा लगता है कि इसे जोर लगाकर तोड़ा गया है। इस रजाई पर खून के धब्बे हैं। पुलिस को शक है कि किसी ने इस प्रॉपर्टी को ककूई कर लिया है, यानी वो अपनी मर्जी के खिलाफ यहाँ कैद हैं। हम कोको की गई जगहों पर कई बार ऐसी चीजें देखते हैं। ये इतनी छुपी हुई थी कि अब जब हम उन्हें तफसील में देख रहे हैं, उनके पते हासिल कर रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि हाँ, ज्यादातर ऐसी ही हैं। गुज़िश्ता एक साल में लंदन में मेट्रोपॉलिटन पुलिस को ककूइंग के 1500 वाक़यात रिपोर्ट किए गए। तकरीबन 1300 मुतासरीन मर्द थे। वज़रा की अब कोशिश है कि उसे कुछ माह में एक मखसूस जुर्म करार दे जिसकी सज़ा 5 साल तक होगी, लेकिन फ़िलहाल अफसरान मुश्तबा अफराद को दूसरे जराइम की वजह से गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। इन मुतासरा शख्स को पार्किंसंस है। उन्हें कमरे में बंद करके गीज़र और हीटिंग बंद कर दी गई। इस तरह के जुर्म को रिपोर्ट करने और ककूइंग से निमटने में भी खौफ एक बड़ी रुकावट है। इंडियन शहर अहमदाबाद में 12 जून 2025 को एयर इंडिया का एक तैयारा उड़ने के चंद लम्हों बाद हादसे का शिकार हो गया था। इस हादसे में तैयारे में सवार 242 में से 241 लोग हलाक हो गए थे। वाक़े के बाद तैयारे की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। ये वीडियो आर्यन असारी नामी एक नौजवान ने अपने घर की छत से बनाई थी। इस एक वीडियो ने उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल दिया। इस वाक़े के बाद आर्यन इतने डर गए कि उनके वालिद उन्हें वापस गांव ले आए। बीबीसी गुजराती ने सबरकांठा जिले के खानपुर गांव में उनके घर जाकर ये जानने की कोशिश की कि इस हादसे के 1 साल बाद उनकी जिंदगी कितनी बदल चुकी है। जैसे ही मैं जहाज देखता हूँ, उस दिन की यादें फौरन ताज़ा हो जाती हैं। मैं छत पर था जब मैंने जहाज को नीचे आते देखा और फिर अचानक वो आग की लपेट में आ गया। आर्यन वही नौजवान हैं जिन्होंने गुज़श्ता बरस 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की एक फ़्लाइट के 30 सेकंड्स में गिरकर तबाह होने की वायरल वीडियो बनाई थी। आर्यन ने ये वीडियो मेघन नगर में अपने घर की छत से रिकॉर्ड की थी। 1 साल बाद बीबीसी गुजराती ने साबरकांठा ज़िले के खानपुर गांव में आर्यन से उनके घर पर मुलाकात की। सब ने कहा मैंने बहुत अच्छा काम किया। सब चाहते थे कि मैं उसे शेयर करूं। ये वीडियो मीडिया और दूसरों की मदद करेगी। वीडियो वायरल होने के बाद आर्यन को एयरप्लेन वीडियो बॉय के नाम से जाना जाने लगा। उनकी बहन नीलम असारी कहती हैं,
जैसे ही उसने जहाज देखा उसने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। चंद सेकंड में ही वो गिर गया। वो मेरे पास भागकर आया और कहा, दीदी अभी एक जहाज गिर गया है। मैं छत पर गई और देखा कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो रहा है। फिर हमने अपने वालिद को इत्तला दी। BBC समेत तकरीबन हर मीडिया हाउस ने उनके वीडियो का इस्तेमाल किया, लेकिन आर्यन का कहना है कि उनको इतनी तवज्जो मिलना पसंद नहीं। सच कहूँ तो मुझे ये सब पसंद नहीं आया। मीडिया के लोग अक्सर ग्रुपों में हमारे घर आया करते थे। मैं एक शादी में गया था, वहाँ लोग बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि क्या तुम वही हो जिसने जहाज़ के हादसे का वीडियो बनाया। मैंने कहा हाँ, मैं वही हूँ। लेकिन अचानक मिली शोहरत ने आर्यन को बेचैन कर दिया। आखिरकार उनके ख़ानदान ने उन्हें वापस गांव ले जाने का फ़ैसला किया। वीडियो वायरल होने के बाद आर्यन बेचैन हो गया था। उसे डर था कि अगर वो दोबारा ऐसा कुछ रिकॉर्ड करेगा तो मीडिया उससे बहुत से सवालात करेगी। लोग उससे तरह तरह के सवाल पूछते थे, जिससे वो खौफजदा हो गया था। इसलिए मैं उसे अपने आबाई गांव ले आया। मैंने उससे कहा कि फिक्र ना करे, उसने बहुत अच्छा काम किया है। उसकी वीडियो ने सच सामने लाने में मदद की। अब आर्यन कंप्यूटर्स में आला तालीम हासिल करने और बैरून मुल्क में बसने का ख्वाब देख रहे हैं। उनसे पूछा गया कि जब वो जहाज़ में सफ़र करेंगे तो क्या उन्हें डर नहीं लगेगा। मैं नई जगहें देखना चाहता हूँ और बैरून मुल्क आबाद होना चाहता हूँ। मैं जहाज़ में सफ़र करूँगा, शायद मुझे डर भी लगे, लेकिन अगर मुझे दुनिया देखनी है तो मुझे इस खौफ पर काबू पाना होगा। 7 जून की सुबह लगभग 10 बजे पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर झंग से ताल्लुक़ रखने वाली 17 साला इशाल फातिमा की वालदा के मोबाइल पर मौसूल होने वाली वो कॉल गैर मामूली थी, जिसमें उन्हें फ़ोन करने वाले ने आगाह किया था कि उनकी बेटी की तबीयत इंतहाई ख़राब है। ये मामला है क्या और इसके बारे में हम अब तक क्या जानते हैं, जानिए हसन अब्बास से। गुज़श्ता चंद दिनों से इशाल फातिमा का नाम, तस्वीर और पुरस्रार हालात में उनकी मौत का किस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इस केस की प्रोग्रेस के बारे में अभी तक हम क्या जानते हैं आपको बताते हैं। इशाल फातिमा FIR के मुताबिक 17 से 18 साल के दरमियान की उम्र की हैं और वो झंग के मकामी कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थीं। 4 जून को उनके वालिद के मुताबिक वो अपने घर से सहेली के घर गईं, जिसके करीब ही दर्जी की दुकान से उन्होंने कपड़े लेने थे। रात को वो घर वापस नहीं आई तो उनके वालिदैन को लगा कि वो अपने सहेली के घर ही रात गुजार रही हैं, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका था। 5 जून की सुबह इशाल ने फ़ोन पर अपनी वालदा से रब्ता किया था और बताया कि वो दोस्त के ही घर है और बाद में खुद ही वापस आ जाएगी। इस कॉल के अगले दिन इशाल का नंबर बंद था। घर वालों को तशवीश हुई तो उन्होंने सहेली से रब्ता किया, जिसने उन्हें बताया कि इशाल तो पहले दिन ही उसके घर छोड़ के चली गई थी। इशाल के घर छोड़ने के चौथे दिन उनकी वालदा को एक नामालूम नंबर से कॉल आती है और उन्हें इतला दी जाती है कि उनकी बेटी की तबीयत ख़राब है और वो एक निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। जब वालिदैन उस निजी अस्पताल में पहुँचते हैं तो अस्पताल वाले उन्हें बताते हैं कि उन्हें एक सरकारी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया, और जब उनके वालिदैन सरकारी अस्पताल में पहुँचते हैं तो वहाँ पुलिस पहले से ही आई होती है। वालिदैन के मुताबिक जब वो सरकारी अस्पताल पहुंचे तो उनकी बेटी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में थी। अस्पताल में पुलिस ने वालिद का इब्तदाई बयान लिया, लेकिन मुकदमे के इंदराज के कुछ देर बाद ही इशाल की मौत हो गई। FIR में इशाल फातिमा के वालिद ने इस्तदा की कि कुछ नामालूम मुल्ज़िमान ने उनकी बेटी को अगवा करके बेहोशी की हालत में कार पर अस्पताल छोड़ दिया और ख़ुद फ़रार हो गए। इन अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस के मुताबिक वाक़े के बाद निजी अस्पताल की CCTV फुटेज हासिल की गई, जिससे मुल्ज़िमान की शनाख्त हुई जो गाड़ी पे इशाल को अस्पताल लेकर आए थे, और पुलिस के मुताबिक अब तीनों मुल्ज़िमान ज़ेर हिरासत हैं, जबकि इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बरामद कर ली गई है। जंग पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि तफ्तीशी इदारे इस वाक़े को हर एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि ये वारदात प्रॉपर प्लानिंग करके की गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तौर पर मौत की वजह जहरीली या नशावर शय के इस्तेमाल का खदशा ज़ाहिर किया गया है। अलबत्ता डिटेल फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद मौत की हतमी वजह का तयन किया जा सकेगा। यानी इशाल फातिमा की मौत किन सर्कमस्टेंसेस में हुई, अभी तक ये बात क्लियर नहीं है। इंडिया में एक स्टैंड अप कॉमेडी शो में 370 रुपए की बिरयानी से मुतल्लक सुनाया गया एक किस्सा बड़ी बहस में बदल चुका है। आपने यकीनन इस बारे में इंस्टाग्राम पर बहुत सी रील्स देखी होंगी, लेकिन शायद आपको ये मालूम ना हो कि ये मामला शुरू कैसे हुआ और किस तरह एक शख्स की नौकरी खत्म होने पर जा थमा।
یہ ہے ہمانشو جانگرا، جن کی اس بات کی وجہ سے انڈیا میں کافی ہنگامہ برپا ہو گیا ہے۔ اس ہنگامے کی شروعات ہوئی اسٹینڈ اپ کامیڈین پرنیت مورے کے شو میں، جہاں کراؤڈ میں بیٹھے ہمانشو نے اپنا ایک قصہ سنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی ڈیٹ کو گھر بلایا، 370 روپے کی چکن بریانی کھلائی، اور جب اس نے گھر جانے کی بات کی تو ہمانشو کو یاد آیا کہ پیسے خرچ ہوئے ہیں تو وصول کرنا ہی ہے۔ جو بات ہلکی پھلکی مذاق لگ سکتی تھی وہ اب ایک بڑی بحث بن چکی ہے۔ کئی خواتین اور بلکہ مردوں نے بھی سوشل میڈیا پر ان کے خلاف آواز اٹھائی۔ فنی ساؤنڈ کرنے کے لیے لڑکیوں پہ 2-4 جوک تو مار ہی دیتے ہو گے، ہے نا؟ تو مان لو کہ ہم نے 370 روپے کی بریانی منگائی اور اس کا پیمنٹ تم نے کر دیا، تو مجھ سے تمہاری کیا ایکسپیکٹیشنز رہیں گی؟ یہی کہ تم میرے 185 روپے واپس کر دو۔ کیا بولا تو نے بریانی خریدی تھی، میوچل فنڈ خریدا تھا، پیسے وصول کرنے اس کو؟ سوشل میڈیا پر کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسے جوکس یہ تاثر پیدا کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی مرد پیسہ خرچ کرے تو وہ کسی بدلے کا حق رکھتا ہے، خاص طور پر عورتوں سے۔ کوئی اس سوچ کو کوشچن کیوں نہیں کر رہا ہے کہ تم نے ڈیٹ پہ کچھ پیسے خرچ کرے اور اس کے بعد تم نے لڑکی کی ویلیو کو اس سے کمپیئر کر دیا؟ ہمیں ابھی بھی لگ رہا ہے نہیں پرابلم 370 روپے کی، بڑا چندی آدمی ہے یار، یہ کیا، یہ کوئی بات ہے بولنے والی؟ پرابلم یہ مائنڈ سیٹ ہے۔ چلو یہ تو پکڑا گیا، اس کی آن لائن ریکارڈنگ ہوگی، تمہیں لگتا ہے لڑکے نارملی ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں؟ وی ہیو لائیو ایگزامپلز، وی ہیو بوائز لاکر روم، آن لائن ریپ اکیڈمیز۔ کب ہم اس سوچ کو کوشچن کریں گے؟ مجھے بس یہ بتا دو کون اس ٹاپک کو ایڈریس کرنے والا ہے؟ Bro, I had absolutely no clue there was more to this 370 rupees biryani video than we already knew. کیا کہہ رہا ہے بھائی تو؟ How enabled are you and how much are these people in the audience laughing and hooting at that and enabling you all the more? سوال ان پر بھی اٹھایا جا رہا ہے جو اس اسٹینڈ اپ کامیڈی شو میں کراؤڈ کا حصہ تھے اور یہ سب باتیں سن کر تالیاں بجا رہے تھے۔ کوئی بہت ہی بڑے ٹک ٹاک کا کمپنی کا کوئی آفیشل تھا وہاں پہ، انہوں نے کہا تھا، ممبئی کی بات ہے، کہ ایک دن کانٹینٹ کریشن اتنا آگے بڑھتا جائے گا کہ نارمل چیزیں، نارمل جوکس، نارمل ویژولز وہ آپ کو اٹریکٹ نہیں کریں گی۔ پرنیت مورے پر سوال اٹھا کہ انہوں نے ویوز کے لیے اپنے شو کا یہ حصہ ایڈٹ کر کے چینل پر شیئر کیا۔ حالانکہ تنقید کے بعد کامیڈین پرنیت مورے نے معافی بھی مانگی، لیکن ہمانشو کے لیے بات صرف آن لائن کرٹیسزم تک ہی ختم نہیں ہوئی، ان کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس پوری بحث میں کچھ لوگ ایسے ویڈیوز بھی سامنے لا رہے ہیں جہاں کچھ خواتین بھی مردوں کے متعلق کنٹروورشل باتیں کر رہی ہیں، لیکن آپ اس پورے مسئلے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے۔ دنیا کے مقبول ترین کھیل فٹ بال کا 23واں فیفا ورلڈ کپ کل یعنی 11 جون سے شروع ہو گیا ہے اور یہ مقابلے 19 جولائی تک جاری رہیں گے۔ فٹ بال ورلڈ کپ کے آغاز سے امریکہ میں شائقین کا جوش و خروش بڑھتا جا رہا ہے۔ ہماری ساتھی لتا توفیق نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ کیا امریکہ میزبانی کے لیے واقعی تیار ہے۔ ان کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں عالیہ نازکی۔ یہ ورلڈ کپ 2026 پر ڈیبیو سے پہلے کی تیاری ہے، صرف برازیل جیسی قومی ٹیمز کے لیے نہیں بلکہ امریکہ کے لیے بھی۔ تمام نظریں اب کو ہوسٹ پر ہیں کہ وہ اپنی زمین پر دنیا کے سب سے بڑے کھیلوں کے مقابلے کا پریشر کیسے ہینڈل کریں گے۔ یہاں نیو جرسی میں اپنی بیس پر ٹریننگ کرتے ہوئے برازیل کے کھلاڑی اور مانچسٹر یونائٹڈ کے فارورڈ میتھیس کنیا کہتے ہیں کہ شروعات تو اچھی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ ایک اسموتھ ورلڈ کپ ہوگا؟ سچ بولوں تو یہاں سب کچھ ناقابل یقین ہے، ساری انسٹالیشنز اتنی اچھی ہیں، پچ بھی اچھی ہے، سب کچھ جیسا میں نے کہا، موسم بھی اچھا ہے۔ لیکن مقامی فینس کے لیے یہ خوف ایکسائٹمنٹ کم کر رہا ہے کہ ٹریفک جو یہاں پر پہلے ہی بہت بری ہے اب تباہی مچا دے گی۔ پچھلے فرینڈلی میچز سے بھی کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس پچ سائڈ کا ایکسس تھا اور میں نے ٹریفک کی وجہ سے مس کر دیا، جو کہ بہت افسوسناک ہے۔ جو لوگ پیدل چل رہے تھے وہ ہماری بس سے زیادہ جلدی وہاں پہنچ رہے تھے۔ یہ خوبصورت کھیل امریکہ میں اتنا مقبول نہیں ہے، لیکن لوگوں میں شوق موجود ہے، خاص طور پر نیو یارک کی ڈائیورس کمیونٹیز میں جن کا فٹ بال سے ثقافتی تعلق ہے۔ 4 دفعہ مختلف میچز پر جانا میرے خیال میں بہت فن ہوگا، مجھے یہ اپنی باقی پوری زندگی یاد رہے گا۔ بہت بڑی بات ہے، میں پہلے کبھی کسی میچ پر خود نہیں گیا کیونکہ وہ دوسرے ممالک میں ہوتے تھے، میں نے صرف اسکرین پر ہی دیکھے ہیں۔ کئی
لوگ 1994 کے ورلڈ کپ کو اس خوبصورت کھیل کی امریکہ میں مقبولیت کے لیے کریڈٹ دیتے ہیں اور آپ کو کئی نوجوان کھیلتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، لیکن اس کھیل کو ایک ورلڈ کپ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا کئی لوگوں کو امید ہے کہ یہ اس کھیل کو ایک نئی سطح پر لے جائے۔ لیجنڈز پارک کے مالک نے اس کھیل کے شوق میں بتدریج اضافہ دیکھا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ نیو یارک کے بارز میں جگہ ختم ہو جائے گی۔ انہیں پہلے ہی فیفا سمیت کئی بزنسز کو منع کرنا پڑا ہے۔ ایک خاتون یہ دیکھنے آئی تھی کہ ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں، یہ اتنا کریزی ہوگا، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں مگر کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا امریکہ تیار ہے یا نہیں، اس بات کا اندازہ چند ہی دنوں میں ہو جائے گا۔ فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ 3 ممالک امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا مل کر اس ٹورنامنٹ کی میزبانی کر رہے ہیں۔ تاہم آغاز سے ہی فیفا ورلڈ کپ مختلف تنازعات سے جڑ گیا ہے۔ آخر یہ تنازعات کیا ہیں، جانیے علی کاظمی سے۔ ویسے تو یہ ورلڈ کپ 3 ملکوں میں ہو رہا ہے، لیکن توجہ کا مرکز ایک بار پھر امریکہ بنا ہوا ہے۔ صومالیہ کے ریفری عمر ارطان، جنہیں سوموار کے روز امریکہ کے میامی ایئرپورٹ میں ان کے مطابق 11 گھنٹے کی پوچھ گچھ کے بعد واپس بھیج دیا گیا تھا، اب صومالیہ پہنچ چکے ہیں۔ عمر کے مطابق ان کے کاغذات مکمل تھے، ان کے پاس امریکہ کا سنگل انٹری ویزا تھا، صومالی حکومت کی طرف سے ایشو کیا گیا ڈپلومیٹک پاسپورٹ بھی تھا، لیکن اس سب کے باوجود انہیں امریکہ میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، جس کے بعد فیفا کو انہیں ورلڈ کپ میں حصہ لینے والے ریفریز کی لسٹ سے بھی نکالنا پڑا۔ عمر کا کہنا ہے کہ ان کے حوصلے بلند ہیں اور وہ اگلے ورلڈ کپ میں ضرور حصہ لیں گے۔ اگلی بڑی کنٹروورسی اس ورلڈ کپ میں ایران کی شمولیت ہے، کیونکہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ ورلڈ کپ کے میزبان اور مہمان ملک کے درمیان جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ پھر اس کے اوپر ایکسٹرا کمپلیکیشن یہ ہے کہ ایران کے سارے گروپ میچز امریکہ میں ہیں، لیکن امریکہ نہیں چاہتا کہ ایرانی فٹ بال ٹیم وہاں پر سٹے کرے، اس لیے اب ایرانی ٹیم میکسیکو میں ٹریننگ کر رہی ہے اور اپنے میچز کے لیے اسی دن امریکہ جائے گی، وہاں میچ کھیل کر اسی دن پھر وہ واپس آئے گی۔ دوسری طرف ایرانی فٹ بال فیڈریشن حکام کے مطابق 15 ایرانی میچ آفیشلز کو امریکی ویزے ایشو ہی نہیں کیے گئے۔ پھر ایرانی ٹیم کے میچز میں ایرانی شائقین کے لیے مختص ٹکٹوں کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے، کیونکہ ایران پر امریکی پابندیوں کی وجہ سے ایرانی فیڈریشن اپنے شائقین کے لیے مختص ٹکٹیں نہیں خرید سکتی۔ فیفا کا کہنا ہے کہ وہ اس مسئلے کے حل کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اگر اس کا کوئی حل نہیں نکلتا تو یہ ٹکٹیں عام فروخت کے لیے رکھی جائیں گی۔ پھر اس کے علاوہ پچھلے دنوں ٹورنامنٹ میں شامل سینیگال اور ازبکستان کی ٹیموں کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئے۔ ایک ویڈیو میں سینیگال کی ٹیم کے سامان کی ایئرپورٹ رن وے پر تلاشی لی جا رہی ہے، جبکہ دوسری ویڈیو میں نیو یارک پہنچنے پر سنیفر ڈاگز اور میٹل ڈیٹیکٹرز کے ذریعے ازبکستان ٹیم کے کھلاڑیوں اور آفیشلز کی بھی تلاشی لی جا رہی ہے۔ انٹرنیٹ پر لوگوں نے اسے ان ٹیموں کی توہین قرار دیا۔ تاہم سینیگال کی فٹ بال ایسوسی ایشن کے مطابق ایک پرائیویٹ فلائٹ پر ٹیکساس جانے کے لیے ٹیم کی بس کو ہوٹل سے سیدھا رن وے پر لے جایا گیا، جس کے بعد کھلاڑیوں اور سامان کی معمول کی چیکنگ بھی رن وے پر ہی ہوئی۔ خیر، 2026 کا ورلڈ کپ تقریباً 40 دن چلے گا، جو کہ گراؤنڈ اور گراؤنڈ سے باہر مزید کنٹروورسیز کے سر اٹھانے کے لیے کافی زیادہ وقت ہے، لیکن فی الحال آپ دنیا کے سب سے بڑے ٹورنامنٹ کی گروپ سٹیج انجوائے کریں۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی اور عسکری تناؤ کے بعد پاکستان نے اپنے دفاعی بجٹ میں 20% اضافے کا اعلان کیا تھا۔ ایک طرف قومی سلامتی کے تقاضے ہیں تو دوسری جانب مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی مشکلات سے دوچار عام پاکستانی شہریوں کی ضروریات بھی ہیں۔ ایسے میں یہ سوال اہم ہوتا جاتا ہے کہ دفاع اور معیشت کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے۔ پاکستان کے بجٹ دفاعی اخراجات اور عوامی مسائل پر اپنی منفرد اور بے لاگ رائے پیش کر رہے ہیں پاکستان کے معروف سینئر صحافی وسعت اللہ خان۔ فرق بس اتنا ہے کہ آپ کا راشٹریہ بجٹ مارچ میں اور ہمارا جون میں آتا ہے۔ آپ کے ہاں کتنے پرتیشت لوگ انکم ٹیکس دیتے ہیں ہمیں کیا پتہ، پر ہمارے ہاں تو ٹیکس دینے کے قابل 100 میں سے 10 لوگ ہی ٹیکس دیتے ہیں۔ آپ کے ادیوگ پتی اور سیٹھ لوگ اور ان کی کمپنیاں کتنی ایمانداری سے پورا ٹیکس دیتے ہیں یہ تو ہم نہیں جانتے، پر ہمارے ہاں ارب پتی سیٹھوں سے زیادہ ٹیکس تو سرکاری ملازموں کی پگھار سے کٹ جاتا ہے۔ آپ کے ہاں نیتا لوگ کتنے غریب ہیں یہ آپ بتائیں، پر میں اپنا بتا سکتا ہوں کہ ہر سال نواز شریف اور آصف زرداری سے زیادہ ٹیکس دیتا ہوں۔ آپ کے ہاں غریب کتنا ٹیکس دیتا ہے یہ بھی مجھے نہیں معلوم، پر ہمارے ہاں کراچی سے پشاور تک ہر ٹھیلے اور چھابڑی والا
नगर पालिका के किसी चलते पुर्जे, थाने के कर्मचारी और इलाके के दादा को कुल मिला के कम से कम 500 रुपये रोज़ाना ज़रूर देता है। ये भत्ता सरकारी ख़जाने में ना जाए, सरकारी कर्मचारी की जेब में चला जाए, बात एक ही है। और फिर ठेले और छाबड़ी वाला यही ज़बरदस्ती का टैक्स आम, संतरे, आलू और भिंडी के रेट में शामिल करके तुरंत हमसे वसूल कर लेता है। क्योंकि ऊपर से नीचे तक लगभग सभी नागरिक टैक्स छुपाने के चक्कर में हैं, इसलिए सरकार माचिस से लेके बच्चे के दूध और पेट्रोल तक हर चीज़ पे टैक्स लगा के जितने पैसे चाहिए वसूल कर लेती है। यानी डायरेक्ट टैक्स देने से हमें नफ़रत है, मगर इनडायरेक्ट टैक्स देने से बिल्कुल दिक्कत नहीं। मैंने तो आज तक कोई वित्त मंत्री ऐसा नहीं देखा जो हर साल की बजट तकरीर में ये ना कहे कि बस अच्छे दिन गली के नुक्कड़ पे खड़े हैं, हम इस बार ऐसा बजट ला रहे हैं जो गरीब दोस्त है। मगर ये कैसा बजट है जिसमें हर साल शिक्षा को आम करने के लिए पहले से ज़्यादा पैसा रखा जाता है, परंतु स्कूल ना जाने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ जाती है। हर नए बजट में गरीबी हटाने के नाम पे पिछले बजट के बराबर या कुछ ज़्यादा रकम रखी जाती है। इससे गरीबी ख़त्म हो ना हो, मगर गरीबों की तादाद और बढ़ जाती है। 20 वर्ष पहले कहा जाता था कि पाकिस्तान में ऐसे गरीबों की तादाद 30% के लगभग है जिनकी रोज़ाना मजदूरी $2 के बराबर हो। फिर तरक्की हुई तो ये संख्या 40% हो गई और अब माशाल्लाह विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान की 45% आबादी $2 से $3 के बराबर कमा के गरीबी के मज़े लूट रही है। इन गरीबों को सुरक्षित रखने के लिए पिछले 5 वर्ष में डिफेंस का खर्चा भी दुगना हो गया है और अब भारत से 4 दिन की मुठभेड़ के बाद रक्षा बजट में और 20% बढ़ोतरी घोषित हो गई है। अगरचे हमारा डिफेंस बजट अब भी भारत से 7 गुना कम है, पर ऐसे देश के लिए फिर भी बहुत है जो IMF और मित्रों के सहारे चल रहा हो और जिसकी आमदनी का 46% कर्ज़ों के ब्याज में चला जाता हो। लेकिन जीवन को जैसे कैसे धक्का तो फिर भी लगाना है। मुझे अक्सर बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री को देख के बचपन का वो जादूगर याद आ जाता है जो कोई ऊट पटांग मंत्र पढ़ के मुंह से बहुत सारे 100 के नोट निकालता था। हम बच्चे समझते थे कि इस जादूगर से ज़्यादा अमीर भला इस संसार में और कौन होगा, पर यह तमाशा दिखाने के बाद मदारी जब उल्टा हैट पकड़ के भीड़ के सामने चक्कर लगाता था तो इस हैट में कोई चवन्नी, कोई अठन्नी और कोई रुपया डाल देता। हम बच्चे सोचते रहते कि अगर ये मदारी मुंह से नोटों की झड़ी लगा सकता है तो फिर जनता के आगे खाली हैट पकड़े काहे को घूमता है। अब बाल सफ़ेद होने के बाद कुछ समझ में आ रहा है कि शासन कोई भी हो, इसी जादूगर जैसा चमत्कारी होता है। और सामीन, वुसअतुल खान के इस कॉलम के साथ ही आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने माली साल 2026-27 के लिए 18 खरब 77 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया है। बजट में कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,000 अरब और दिफाई बजट के लिए 3,000 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। दस्तावेजात के मुताबिक वफाकी हुकूमत कर्जों की अदायगी और सूद की मद में 8 खरब 5 अरब 40 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पेंशन की अदायगियों के लिए 1 खरब 16 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि आइंदा माली साल के लिए दिफाई बजट 3 खरब
अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के जिला लक्की मरवत में एक मस्जिद के करीब धमाके में एक बच्ची समेत 2 अफराद की जान चली गई है, जबकि इस धमाके में 10 अफराद जख्मी भी हुए हैं। ये वाकया थाना गजनी खेल के इलाके खैरो खेल में आज जुमा नमाज के वक्त पेश आया है। मुकामी पुलिस एहलकारों ने बताया कि एक मुश्तबा मोटरसाइकिल सवार रास्ते से गुजर रहा था, जिस पर वहां तैनात अमन कमेटी के लोगों को शक हुआ। जिला पुलिस अफसर नजीर खान ने बताया कि हमला आवर को टारगेट तक पहुंचने से पहले निशाना बनाया गया है। याद रहे गुज़िश्ता रोज लक्की मरवत के इलाके पहाड़ी खेल पक्का में 2 अफराद को फायरिंग करके भी कत्ल कर दिया गया था। उनके बारे में बताया गया कि उनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम फेज से था। इस वाक़े के बाद जमीयत के रहनुमाओं और कारकुनों ने लक्की मरवत में एहतजाज किया है और लक्की मरवत से दीगर इलाकों को जाने वाले रास्ते एहतजाज के तौर पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं।